हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज से हम क्या करने जा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लेक्चर्स रहेंगे सभी यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो भी अदर स्टेट एग्जाम है उसके लिए भी क्या है, ये बहुत यूज़फुल रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉलिटी कहाँ से कवर करने जा रहे हैं भैया, तो हम एम लक्ष्मीकांत से कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत वन ऑफ द बेस्ट है, उसके अलावा कोई और पढ़ने की जरूरत नहीं, क्वेश्चंस उसी में से कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम चालू करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो फर्स्ट ये सेकंड चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत में का बुक में का, लेकिन उसमें से हम चालू करने जा उसी से हम क्या शुरू करने जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो चैप्टर है हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। ठीक है, बेसिकली हम 2 पार्ट्स में भी इसको निपटा सकते हैं, लेकिन हमारी अभी शुरुआत है। ठीक है, आपको थोड़ी आदत होनी चाहिए मेरी भी, और हम जैसे जैसे फैमिलियर होंगे ना तब क्या करेंगे, नहीं बेसिकली सेकंड चैप्टर जो भी नेक्स्ट चैप्टर रहेगा उससे हम क्या करेंगे, लेक्चर्स की जो लेंथ है वो बढ़ा देंगे। ठीक है, तभी इसे बेवजह की बात ही नहीं करते और जल्दी से शुरू कर देते थे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखने से पहले आपको पहले समझना पड़ेगा भैया कॉन्स्टिट्यूशन यानी क्या होता है। ठीक है, तो जस्ट मान लो कि भैया एक स्कूल है, ठीक है, और एक बुक है। ठीक है, अब ये जो बुक है बेसिकली, ठीक है, इस स्कूल को कैसे चलाना है ये बताती है, यानी स्कूल कैसे चलेगा, स्कूल में बच्चों के एडमिशन्स कैसी होंगी। ठीक है, और प्रिंसिपल रहेंगे, व्हाट योर अदर फैक्टर्स रहेंगे। ठीक है, उनकी पावर्स कहाँ से डिराइव होगी, उनकी क्या क्या पावर्स रहेंगी, ये सभी क्या करते हैं, ये बुक डिसाइड करता है। ठीक है, अभी इसको हम क्या कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं। मान लो कि ये हमारा क्या है भैया, इंडिया, और एक बुक है और इस बुक को कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है, क्या बताता है, कि हमारी कंट्री को कैसे गवर्न करना है। ठीक है, हमारी कंट्री में क्या रहेगा, क्या रहेगा, यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम रहेंगी, प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम रहेंगी, डेमोक्रेसी रहेंगी, ऑटोक्रेसी रहेंगी, क्या रहेगा, ये हमें क्या ये बुक बताता है। ठीक है, बेसिकली हम जो भी है, ठीक है, यानी हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा ये भी इस बुक में दिया गया हुआ है। ठीक है, वोटिंग राइट्स किससे मिलेंगे, कब मिलेंगे, ये भी बताया गया हुआ है। ठीक है, एडल फ्रेंचाइज यानी क्या होता है ये भी बताया गया है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, उनके पावर्स क्या रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर को कैसे इलेक्ट किया जाएगा वो भी इस बुक में बताया गया हुआ है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, ठीक है, क्या रहेंगे, उनके फंक्शंस क्या रहेंगे, ये भी इस बुक में बताया गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो भाई सुप्रीम कोर्ट क्या है, वो कैसे वर्क करेगा, उनको क्या क्या पावर रहेंगी, ये भी इस बुक में बताया गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट भैया, ठीक है, उसके बाद फेडरेशन रहेगा या कैसे रहेगा, यूनाइटरी रहेगा। ठीक है, उसके बाद भैया इमरजेंसी अगर आती है तो उस सिचुएशन में हमारी कंट्री क्या करेगी, कैसे खुद को संभालेगी, और इमरजेंसी आती यानी आपातकालीन परिस्थिति अगर तैयार होती है तो उससे किस तरह से हैंडल किया जाएगा, ये भी इस बुक में दिया गया हो भैया। ठीक है, स्टेट के क्या प्रोविजंस रहेंगे, ये भी इस बुक में दिया गया है। ठीक है, यानी हम जो बेसिकली आप कह सकते हो कि जो भी हम ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं हमारी इंडिया में, वो कहाँ से मिला है भैया, इस बुक से मिला है, और इसी बुक को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली ये फंडामेंटल लॉ है हमारी कंट्री का, जो हमें बताता है कि हमारी कंट्री को कैसे गवर्न करना है। ठीक है, तो एक इजी यानी बहुत ही सरल भाषा में अगर कहे तो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ लॉ, और कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स जो हमें बताता है हमारी कंट्री को कैसे गवर्न करना है। बस हो गया भैया, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ बुक या फिर कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट ऑफ रूल्स। क्या बता रहा है भैया हमें, ये बता रहा है कि भैया हमारी कंट्री को कैसे गवर्न करना है। ठीक है, इसे ही कहेंगे हम भैया कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड भी आप कह सकते हैं। वेरियस है वो, आगे चल के आपको अपने आप याद होते जाएगा और अपने आप आपको मीनिंग समझ जाएगा। फिलहाल इस स्टेज पे आपको इतना ही ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, कि भैया एक बुक है जो बताता है कि हमारे बेसिकली हमारी कंट्री को कैसे गवर्न करना है। जो भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आज हम अपने इर्द गिर्द में या फिर हमारे देश में देख रहे हैं, वो कहाँ से डिराइव हुआ है भैया, इसी कॉन्स्टिट्यूशन इस बुक से डिराइव हुआ है। किसकी पावर क्या रहेंगी, प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या रहेंगी, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स रहेंगे, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज रहेंगी, वो सभी इस बुक में दिया गया हुआ है। तो बेसिकली हमारी कंट्री को कौन गवर्न कर रहा है, ये बुक गवर्न कर रहा है भैया। क्या कर रहा है, ये जो बुक है ये क्या कर रहा है, हमारी कंट्री को गवर्न कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है कि ये सेट ऑफ रूल्स है जो बताता है कि हमारी कंट्री को कैसे गवर्न करना है। समझ में आ रहा है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कुछ नहीं भैया, सिंपल लैंग्वेज में याद रखना है आपको कि एक बुक है जो बेसिकली बता रहा है कि हमारी कंट्री को कैसे गवर्न करना है। ठीक है,
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद देखो भैया, ये जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये अपने आप तो बना नहीं है भैया, ठीक है, तो इसे इसे बनाया गया है। क्या है? इसे बनाया गया है। तो बेसिकली इसे बनाने के लिए क्या भैया, एक ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म की गई थी, ठीक है, जिसे हेड किया गया था डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के द्वारा, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में आने वाले, जैसे हम फर्दर एडवांस करें तब और भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया था भैया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था। क्या किया था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था, फाइनल नहीं किया था भैया। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, क्या कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया गया था भैया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था, ठीक है। उसके बाद ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ठीक है, इसी जो भी नोट्स की प्रिपरेशन थी, ठीक है, नहीं वॉट एवर था कि ड्राफ्टिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो भी हेल्प चाहिए थी या फिर जो भी नोट्स की प्रिपरेशन थी, वो की थी भैया एक्सपर्ट कमेटी ने। इसके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। वो की थी एक्सपर्ट कमेटी ने, ठीक है। एक्सपर्ट कमेटी को कौन लीड कर रहा था भैया? जवाहरलाल नेहरू लीड कर रहे थे। ड्राफ्टिंग कमेटी को कौन लीड कर रहा था भैया? ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर लीड कर रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया? ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक ड्राफ्ट किया भैया, ठीक है। उस ड्राफ्टिंग कमेटी में जब जो ड्राफ्ट किया, तैयार किया गया, ठीक है, अब वो ड्राफ्ट एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन करके एडॉप्ट नहीं किया गया, ठीक है। तो फिर भैया उस ड्राफ्ट के साथ क्या गया? तो भैया उस ड्राफ्ट को डिस्कस किया गया। कहाँ पे डिस्कस किया गया भैया? तो भैया एक असेंबली बैठी थी, ठीक है, उसे ही कहा गया है भैया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। यानी हमारी जो सोसाइटी है, वहाँ के वेरियस सेक्शंस के लोग असेंबल हुए। कहाँ पे असेंबल हुए भैया? एक जगह असेंबल हुए, उसी असेंबली को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो बेसिकली ये जो ड्राफ्ट था, वो हमारे कॉन्स्टेंट असेंबली में डिस्कस किया गया है। किसके द्वारा डिस्कस किया गया है भैया? कि हमारी सोसाइटी के जो भी वेरियस सेक्शंस थे, वो वहां पे आए, इकट्ठा आए। वहां पे उन्होंने क्या किया? डिबेट्स किए, डिस्कशंस किए, कौन से प्रोविजंस एडॉप्ट करने हैं, कौन से प्रोविजंस नहीं एडॉप्ट करने हैं, कौन से प्रोविजंस में अमेंडमेंट करनी है, ठीक है, कौन से प्रोविजन को क्या अबेंडन करना है, इस सभी एक जगह पे डिसाइड हुआ। वो जगह थी भैया कॉन्स्टेंट असेंबली, या फिर आप कह सकते हो कि वेरियस सेक्शंस के लोग जहाँ पे इकट्ठा आके मिले। किस लिए मिले भैया? तो बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट है, उसे डिस्कस करने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए, ठीक है, उसे ही कहा गया है भैया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। समझ में आ गया भैया? तो इजीली आपको ध्यान में रखना है भैया कि भैया ये हमारा देश, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने बेसिकली क्या किया था भैया? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का ड्राफ्ट तैयार किया था, ठीक है। अब ड्राफ्टिंग कमेटी को जो भी नोट्स लगे थे, वो एक्सपर्ट कमेटी ने प्रोवाइड किए थे भैया, ठीक है। अभी जो ड्राफ्ट था भैया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिस्कस किया गया था, ठीक है। अब उस पर बेसिकली डिस्कस हुई थी, डिबेट हुई थी, उसके बाद वो एडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या थी भैया? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या था भैया? तो बेसिकली हमारे सोसाइटी के वेरियस सेक्शंस के लोग वहां पे इकट्ठा है भैया। वहां पे उन्होंने ये जो ड्राफ्ट था, इस पे डिस्कशंस किए, डिबेट्स किए, कौन से प्रोविजन अडॉप्ट करने, कौन से प्रोविजंस अबेंडन करने, ऐसे ढेर सारे डिबेट्स हुए। उस डिबेट्स होने के बाद भैया इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या कर लिया भैया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल कर लिया और उसे एडॉप्ट कर लिया। उसे क्या कर लिया भैया? एडॉप्ट कर लिया गया है, ठीक है। तो ये थे भैया इसी कॉन्स्टिट्यूशन बनने की थोड़ी बहुत प्रोसीजर। हम अब बेसिकली डिटेल में देखने जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कैसे फॉर्म हो, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी कैसे फॉर्म हुई थी और उसने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे एडॉप्ट किया, ठीक है। आई होप कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आप जब भी पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है भैया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या थी भैया। तो बेसिकली असेंबली यानी कि असेंबल होना। तो हमारे सोसाइटी के वेरियस सेक्शंस के रिप्रेजेंटेटिव्स एक जगह पे असेंबल हुए थे, उसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कहा गया था भैया। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किस लिए फॉर्म हो गई हुई थी भैया? ये भी एक क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किस लिए फॉर्म की गई थी? तो भैया ये कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। ऐसा भी आप ध्यान में रख सकते हो कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उस पर डिबेट डिस्कशन होंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, और फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या करेंगे भैया? वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे जनता को, हमारी इंडिया को दे देगी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लोग भैया बाहर के थे क्या? नहीं भैया, हमारी इंडिया की थे, लेकिन वेरियस सेक्शंस के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे मौजूद थे, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो फिर अब बेसिकली क्या देखेंगे भैया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड्स में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसी बनी, ठीक है, उसकी डिमांड्स हम देखेंगे, ठीक है। चलो फिर देखो भैया कि डिमांड ऑफ कॉन्स्टेंट असेंबली, ठीक है। मैं आपको एक सजेशंस देना चाहूंगा भैया। आप एम लक्ष्मीकांत की बुक ओपन करके रखिएगा, ठीक है। बहुत वास्ट बुक है, तो स्लाइड्स बनाने में भी तकलीफ जाती है, तो मैं बहुत कीवर्ड, देखो जैसे कि मैंने सिर्फ कीवर्ड्स ऐड किए गए हैं, बाकी मैं आपको
बुक में से ही पढ़ के बताऊंगा और उसके ही हम वर्ड टू वर्ड डिकोड करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड की गई थी भैया 1934 में, किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा, ठीक है। तो बेसिकली 1934 में क्या होता है कि एम एन रॉय ने सबसे पहले आइडिया पुट फॉरवर्ड की थी। क्या आइडिया थी भैया? कि भैया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होनी चाहिए, किस लिए भैया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी यहाँ पे आते हैं, लेकिन जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तब उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह घुसाड़ दी तो आपको पॉलिटी का जो भी बेसिकली टेक्निकल सब्जेक्ट है तो थोड़ा ध्यान रखने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो बेसिकली 1934 से हम करेंगे, बाकी जो भी टाइमलाइन है जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब कोरिलेट कर लेंगे, ठीक है। तो 1934 में क्या होता भैया, जो भी एम एन रॉय था उसने क्या किया था भैया, सबसे पहले कि भैया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होनी चाहिए, आइडिया उसने आगे बेसिकली पुट फॉरवर्ड की थी, ठीक है। उसके बाद भैया 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस उस वक्त का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था भाई, ठीक है। उसने कहा था भैया कि क्या, कि उन्होंने फर्स्ट टाइम डिमांड की थी, किस चीज की डिमांड की थी भैया? तो भैया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होनी चाहिए, किसके लिए भैया? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए, ठीक है। तो आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब भी आपको वर्ड देखने के लिए मिले, ठीक है, तो इसका एक ही काम था, क्या था भैया? कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना, सबसे पहले, ठीक है। आगे आगे जो कुछ भी काम होंगे वो आपको फर्दर पता चल जाएंगे, लेकिन अभी आपको क्या ध्यान में रखना है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम था भैया, बेसिकली डिमांड इसलिए उठ रही थी कि भैया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म करो ताकि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके, ठीक है। उसके बाद देखो भैया 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था भैया, ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड की थी। क्या डिमांड की थी भैया? कि भैया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होनी चाहिए, किस लिए भैया? हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए, ठीक है। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कोई भी आउटसाइड का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, कोई भी आउटसाइड का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। तो बेसिकली जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे भैया कि जो भी ब्रिटिशर्स है, ठीक है, तो भैया उनका इंटरफेयर नहीं चाहिए, ठीक है। तो उनका कहना था भैया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होनी चाहिए हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, वो भी एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे होनी चाहिए। कैसे, किस बेस पे होनी चाहिए भैया? एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस में, और उस पे आउटसाइड का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। आउटसाइड का इंटरफेरेंस भाई यानी, आउटसाइड का इंटरफेरेंस यानी आप कह सकते हो कि भैया जो ब्रिटिशर्स थे उनको यानी कह रहे थे भैया आप इसमें हस्तक्षेप मत करना, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होगी वो प्योरली एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे फॉर्म होगी, यानी एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे फॉर्म होगी। बेसिकली आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि भैया एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी क्या होती है हम देख लेते हैं, ठीक है। तो एडल्ट फ्रेंचाइजी कहती है भैया कि राइट टू वोट शुड बी गिवन टू ऑल एडल्ट सिटीजन। बेसिकली क्या करिए एडल्ट फ्रेंचाइजी भैया कि जो राइट टू वोट है वो सभी एडल्ट सिटीजन्स को मिलना चाहिए, उसमें कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए कि भैया इस कास्ट का है, किस क्लास का है, किस कलर का है, किस रिलीजन का है, किस सेक्स का है, ठीक है। ऐसे कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। तो बेसिकली एडल्ट फ्रेंचाइजी का मीनिंग ये होता है कि जो भी एडल्ट सिटीजन है उसको क्या राइट टू वोट मिलना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो बेसिकली एडल्ट फ्रेंचाइजी किस बेसिस पे या फिर किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? इक्वलिटी, सिंपल है ना। अगर हम कह रहे हैं कि भैया जो भी एडल्ट हो रहा है, ठीक है, जो भी एडल्ट होने के बाद उसे क्या मिलना चाहिए? राइट टू वोट मिलना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, जैसे कि कास्ट पे नहीं होना चाहिए, क्लास पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिलीजन पे नहीं होना चाहिए, सेक्स पे नहीं होना चाहिए। भैया ये डिस्क्रिप्शन नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो एडल्ट फ्रेंचाइजी किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है भैया? इक्वेलिटी प्रिंसिपल पे। किस प्रिंसिपल पे? इक्वेलिटी के प्रिंसिपल पे, ठीक है। समझ में आ रहा है भैया? ठीक है। तो एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में आप इतना ही ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे आप फर्दर पॉलिटी एडवांस करोगे एडल्ट फ्रेंचाइजी का मीनिंग भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। 1938 में यहाँ पे दो कीवर्ड सबको ध्यान में रखने हैं, अगर क्वेश्चन में आता है तो भैया विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस कहा था और एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे फॉर्म हो ऐसे जवाहरलाल नेहरू की डिमांड थी। लेकिन आपको जैसे आप फर्दर आगे बढ़ोगे आपको ये भी ध्यान में रखना है कि भैया कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे फॉर्म हुई थी या नहीं हुई थी, कभी कभी वन लाइनर में क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो भैया ये जो डिमांड थी ना, ठीक है, कि नहीं भैया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होनी चाहिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए, ब्रिटिश के द्वारा एक्सेप्ट की गई। कब एक्सेप्ट की गई भैया? 1940 में, अगस्त का महीना था इसलिए इसे कहा जाता है 1940 अगस्त ऑफर, ठीक है। 1940 अगस्त ऑफर भी आप हिस्ट्री से रिलेट करके पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है भैया, जैसे कि आपको पता है वर्ल्ड वॉर टू चालू हो जाता है, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर टू चालू हो जाता है भैया, ब्रिटेन थोड़ा बहुत वीक पड़ने लगता है, तो जो भी
ब्रिटेन के अलाइड कंट्रीज थे वो क्या कर रहे थे, जैसे यूएसए मानो और कुछ होंगे, ठीक है, वो ब्रिटेन पे दबाव डाल रहे थे भैया कि वर्ल्ड वॉर 2 में क्या करो भैया, आप इंडिया का सपोर्ट लो, ठीक है, लेकिन इंडिया किसी भी तरह का सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे इसको और अच्छे से हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो तो इंडिया का सपोर्ट मिलना चाहिए, इसलिए ब्रिटिश क्या कर रहे थे, टैक्टिक्स खेल रहे थे, हमारे इंडियंस के ब्रेन के साथ खेल रहे थे, ठीक है। तो वो बोल रहे थे भैया, इसलिए उन्होंने क्या किया, बेसिकली 1942 में एक उनका जो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था वहां पे पार्लियामेंट में, उसको भेज दिया, ठीक है। उसका नाम था भैया स्टैफर्ड क्रिप्स, उसका नाम क्या था भैया, स्टैफर्ड क्रिप्स। इसको भेज दिया भैया एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके कि भैया कि हम क्या करने वाले हैं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने वाले हैं, लेकिन कब, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगा तब, ठीक है। हम क्या करेंगे भैया, ये जो भी है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म करने जा रहे हैं, कब, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगा तो, ठीक है। अभी यहाँ पे हिस्टोरिकल एंगल भी है, हिस्ट्री में पढ़ोगे तो और ज्यादा प्रोविजंस मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली डोमिनियन स्टेटस ऑफर कर रहा था, ऐसा है, ठीक है। तो वहां पे नहीं जाएंगे अभी हम, खाली इतने भी क्या करेंगे, रिलेटेड रखेंगे, ठीक है। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे तरीके से वहां पे इसको रिलेट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ नए बच्चे भी होंगे तो थोड़ा बहुत उनको भी कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, बाद में उसको रिलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो था भैया क्रिप्स मिशन, इसको क्या कर दिया गया भैया, रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्रिप्स मिशन को क्यों रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। इसलिए स्पेक्ट्रम में का जो भी ये पोर्शन है ना, आप पढ़ सकते हो 1942 क्रिप्स मिशन वाला, थोड़ा बहुत और अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करना चाहता, वो थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आता है, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन को क्या कर दिया था भैया, रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। कांग्रेस ने भी कर दिया था शायद, और शायद कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया था, और भैया मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। अब मुस्लिम लीग ने जो रिजेक्ट किया था भैया, तो उनकी अपनी वजह थी, उनकी अपनी वजह क्या थी भैया, कि मुस्लिम लीग चाहती थी, मुस्लिम लीग विच वांटेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू 2 ऑटोनॉमस स्टेट्स विद 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो बेसिकली मुस्लिम लीग की डिमांड क्या थी भैया, कि इंडिया को 2 अलग स्टेट में बांट दिया जाए, ठीक है, और 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होनी चाहिए। ये किसकी डिमांड थी भैया, ये डिमांड थी भैया मुस्लिम लीग की डिमांड थी। बेसिकली मुस्लिम लीग ने इस वजह से क्या कर दिया था, क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस वजह से रिजेक्ट कर दिया था, एंड अदर जो भी थे, ठीक है, उन्होंने किस वजह से रिजेक्ट कर दिया था, यह हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, तब यहाँ से हम अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है भैया, उसके बाद भैया और एक मिशन आता है 1946, ये था भैया कैबिनेट मिशन। क्या था भैया, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन ने क्या किया था भैया, कि मुस्लिम लीग की जो बेसिकली डिमांड थी कि भैया 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होनी चाहिए, इसको ही रिजेक्ट कर दिया। नहीं भैया हम फॉर्म नहीं करेंगे, कैबिनेट मिशन ने सीधी तरीके से बोल दिया, हम इसको फॉर्म नहीं करेंगे, 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हम बनाने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, सीधी तरीके से मुस्लिम लीग को बता दिया था, ठीक है। लेकिन ये कैबिनेट मिशन बहुत चालू थी भैया, इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसी स्कीम लाई, ठीक है, जो मुस्लिम लीग को क्या कर गई, अपीस कर गई, ठीक है। यानी मुस्लिम लीग उस स्कीम से ज़्यादा नाराज भी नहीं था और ज़्यादा खुश भी नहीं था, और मुस्लिम लीग के पास फिर ऑप्शन ही नहीं बचा, उन्होंने क्या कर लिया, कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट कर लिया, क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ये जो कैबिनेट मिशन है कब आया था भैया, ये आया था भैया, ये डेट ध्यान पे रखना, 24 मार्च 1946 को आया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन के कौन कौन मेंबर थे भैया, एक मेंबर तो बेसिकली 3 मेंबर कमीशन था, एक मेंबर था भैया अपना सर स्टैफर्ड स्क्रिप्स, ठीक है, एक था भैया लॉर्ड पेट्रिक लॉरेंस, और एक था भैया एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। ये एफएफसी वालों डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था, ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है। तो भैया कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन थे, तो सबसे पहले ध्यान में रखना कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। क्या था भैया, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है। थ्री मेंबर कमीशन, थ्री मेंबर कमीशन कैबिनेट मिशन, ठीक है। बेसिकली 3 मेंबर थे इसमें, कौन थे भैया, एक थे भैया स्टैफर्ड क्रिप्स थे भैया, एक थे भैया एवी अलेक्जेंडर थे भैया, और एक थे भैया लॉर्ड पेट्रिक लॉरेंस, ठीक है। इसे कैबिनेट मिशन क्यों कहा गया था भैया, इसमें जो मेंबर्स थे वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में क्या थे, कैबिनेट के मेंबर्स थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन कहा गया है, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन ने जो प्लान पब्लिश किया वो किस डेट पे किया था, किया भैया 16 में 1946 को। कब किया, 16 में
1946 को। ये थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। कैबिनेट मिशन ने क्या रिसीव किया था भैया? कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी कि भैया हमें 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए, वो सीधी तरीके से डिनाई कर दी थी या फिर रिजेक्ट कर दी थी, ठीक है। लेकिन ऐसी स्कीम लाई जिस वजह से मुस्लिम लीग भी ना नहीं कर पाए, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। तो ये थी भैया बेसिकली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की टाइमलाइन, 1934, 1938, 1935, 1940, 1942 और 1946। ये टाइमलाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है फॉर FEFC, ठीक है। यूपीएससी में तो आते हैं इसी तरीके से नहीं थे, लेकिन FEFC के लिए सीधी तरीके से आ सकता है, तो आपके मार्क्स यहाँ पे इजिली ग्रैब हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो भैया उसके बाद क्या होगी, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होगी। क्या होगी भैया? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होगी, ठीक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी भैया, ठीक है, तो किसके अंडर में बनी थी? बनी थी भैया कैबिनेट मिशन के अंडर में, जो 1946 में आया था, जिसे हमें अभी देखा है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना कि नवंबर 1946 को, देखो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है। 16 में 1946 को उन्होंने अपना प्लान पब्लिश किया था, और फिर नवंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी। कॉन्स्टिट्यूंट यानी बन जाना, ठीक है। नवंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी। किसके प्लान के अंतर्गत बनी थी भैया? कैबिनेट मिशन के। किसके? कैबिनेट मिशन के, ठीक है। ऐसे रिलेट करके पढ़ना है कैबिनेट। इसी दरम्यान आप भी रिवाइज कर सकते कि भैया कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर्स थे, ठीक है। उस कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है कि भैया जो तीनों मेंबर थे वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में कैबिनेट के मेंबर थे, इसलिए उन्हें कैबिनेट मिशन कहा गया था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब फॉर्म हुई भैया? तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हुई भैया नवंबर 1946 को, ठीक है। तो बेसिकली अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो भी कंपोजिशन है उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा थोड़ा जल्दी जल्दी करने की, ठीक है, ताकि आपको लेक्चर्स बोर ना लगे, ठीक है। उसके बाद देखो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी भैया, किसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूंट हुई थी भैया? कैबिनेट मिशन के, ठीक है। कब कॉन्स्टिट्यूंट हुई थी भैया? नवंबर 1946 को, ठीक है। ऐसे पढ़ना पड़ेगा भैया आपको, ठीक है। एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो भैया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होने के बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की इनिशियल जो स्ट्रेंथ थी वो थी भैया 389। कितनी थी भैया? 389 स्ट्रेंथ थी, ठीक है। ये डिवाइड हुई थी भैया ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में और प्रिंसली स्टेट में, ठीक है। अब ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में जो डिवाइड हुई थी, तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को 296 सीट्स मिले थे। कितने मिले थे भैया? 296 सीट्स मिले थे, ठीक है। और ये बेसिकली 296 किसको मिले थे? ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को मिले थे, और प्रिंसली स्टेट्स को मिले थे भैया 93 सीट्स। कितने मिले थे? 93 सीट्स। अभी 296 में से भैया जो गवर्नर प्रोविंसेस थे 11, ठीक है, उसको मिली थी भैया 292 सीट्स। कितनी मिली थी भैया? 296। और चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, ठीक है, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस इसको मिली थी भैया 4 सीट्स। किसको मिली थी भैया? 4 सीट्स मिली, ठीक है। अभी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस ये क्या थी भैया? देखो आज की हमारी जो यूनियन टेरिटरीज है ना, वो उस वक्त के चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थी, ऐसे आप ध्यान में रखो, ठीक है। सीधी सी बात है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को 296 सीट्स मिली थी। 296 सीट्स में से जो 292 सीट्स थी वो 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस को चली गई थी, यानी जो गवर्नर्स थे जो उनको गवर्न कर रहे थे उनको सीधी तरह से 292 सीट्स मिली थी, ठीक है। और चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस थे, ठीक है, तो उसे मिली थी 4 सीट्स। तो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस यानी क्या आता है? तो कुछ नहीं भैया, आज की हमारी यूनियन टेरिटरीज यानी उस वक्त की चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, ठीक है। और 93 किसको मिली थी भैया? प्रिंसली स्टेट्स को मिले थे, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया भैया, ठीक है। आई होप कि डिमार्केशन आपको समझ में आ गया होंगे, ठीक है। आपको क्या ध्यान में रखना है भैया? इतना ध्यान में रखना है, 389 भैया, 296 में से 292 और 4 इस तरह से, ठीक है। और 93 यहाँ पे रहेंगे प्रिंसली स्टेट, यहाँ पे रहेंगे भैया ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस। यहाँ पे 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस को 292 सीट्स मिली थी, और चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस को मिली थी भैया 4 सीट्स, ठीक है। तो यहाँ से हर एक आने वाला था भैया, ठीक है, यानी 4 ही ऐसी होगी और 292 में से आने वाले थे, ठीक है। चलो फिर प्रिंसली स्टेट्स को कितनी मिलती भैया? 93, ठीक है। अभी जो भाई सीट्स का अलोकेशन हो गया था, ठीक है, जो सीट जो डिस्ट्रीब्यूटेड हुई थी यानी अलोकेटेड हुई थी, वो किस बेसिस पे हुई थी? तो भैया पॉपुलेशन के बेसिस पे हुई थी। क्या थी भैया? पॉपुलेशन के बेसिस पे, ठीक है। मैंने कहा है आपको क्या बुक ओपन करके रखिए, देखो सेकंड पॉइंट पढ़ता हूँ मैं भी। ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट
और ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन केस ऑफ स्मॉल स्टेट्स, ठीक है, वेयर टू बी अलॉटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। तो बेसिकली उनका पॉपुलेशन क्या है उस बेसिस पे क्या क्या हुआ था भैया, सीट का अलोकेशन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड ओरिएंटेड पढ़ना है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि भैया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जिस सीट्स का अलोकेशन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन हुआ था, बस इतना ध्यान में रखना है कि सीट अलोकेशन भैया ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। यानी हम कह सकते हैं कि भैया एक सीट 1 मिलियन पर 1 मिलियन डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, यानी हर 10 लाख के लिए एक सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, ठीक है। ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो भैया जो सीट अलोकेशन थी, ठीक है, जैसे कि जो सीट का डिमार्केशन हुआ था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में, ठीक है, तो बेसिकली 3 कैटेगरीज में होता है। कौन से भैया, मुस्लिम, सिख एंड जनरल। कौन से कैटेगरीज में होता है भैया, मुस्लिम, सिख और जनरल कैटेगरीज में होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो भैया अब जो इलेक्शंस होने वाले थे, ठीक है, जो जो सीट्स थे, ठीक है, ये कैसे चुन के आने वाले, 296 कैसे आएंगे, 93 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कैसे आएंगे, इसके लिए भी भैया क्या हुए थे, इलेक्शन हुए थे। और इलेक्शन हुए थे भैया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे नहीं भैया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। अभी फिलहाल आप इतना ही ध्यान में रखो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे, ठीक है। मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, वहां पे फर्स्ट पास द पोस्ट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसमें का डिफरेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा के दूंगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यानी होता है भैया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कैसे होता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। मान लो कि भैया 3 कैंडिडेट क्या है इलेक्शन में खड़े हुए हैं, ठीक है, एक सीट है भैया, 3 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, ठीक है। तब सिंगल प्रोपोर्शनल जो यानी वोटिंग होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, वो बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो आपको एक चिट्ठी दी जाएंगी, ठीक है, ए है, ए बी है और सी है। ये आपको दी हुई चिट्ठी है, तो भाई आपका यहाँ पे आप यहाँ पे लिखा होगा ए बी एंड सी, ठीक है, जस्ट मान लो, ठीक है। यहाँ पे आपको देना है भैया कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस किसके लिए रहेगा। जस्ट मान लो कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है ना बी के लिए, तो आप यहाँ पे लिखोगे भैया मेरा सबसे पहले वोट जाता है बी को, ठीक है। उसके बाद अगर इन केस अगर सेकंड प्रेफरेंस आपका किसको रहेगा, तो आप बोलते हो भैया सेकंड प्रेफरेंस ए को रहेगा और सी को रहेगा भैया तीसरा प्रेफरेंस। यानी जब भी आपका वोट काउंट होगा तो सबसे पहले आपको बी के लिए कंसीडर किया जाएगा, उसके बाद ए को कंसीडर किया जाएगा और उसके बाद सी को। समझ में आ रहा है, ठीक है। माइट भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं आपको स्पेशल वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लेक्चर लंबा खींच जाएगा, मैं उसको छोटा रखना चाहता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट अच्छी तरीके से बना रहे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्शन हुआ था भैया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बेसिस पे, यानी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में से जो आने वाले थे भैया तो प्रोविंशियल असेंबली से आने वाले थे, ठीक है। प्रोविंशियल असेंबली यानी जस्ट मान लो भैया कि जैसे मैं आपके समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जस्ट मान लो कि क्या है भैया, ये पार्लियामेंट है और ये है राज्यसभा, ठीक है। अब राज्यसभा में कौन जाता है भैया, हमारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वोटिंग होती है, ठीक है। वो जो वोटिंग होती है ना भैया वो भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे ही होती है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि एक सीट को भेजना है, 2 को है, ठीक है, फिर वही एक बैलेट दिया जाएगा, वहाँ पे आपको प्रेफरेंस अपना प्रेफरेंस मेंशन करना पड़ेगा, नहीं भैया सबसे पहला वोट मेरा इसको जाएगा, तो उसको कितने वोट पड़े हैं ये सभी कैलकुलेट किए जाएंगे, उसके बाद सेकंड वाले का प्रेफरेंस यानी गिना जाएगा, ठीक है। तो स्टेट में से एक चुन के कहाँ पे जाता है भैया, राज्यसभा में जाता है। सेम वैसे ही प्रोविंशियल असेंबली थी, ठीक है, उस प्रोविंशियल असेंबली में से वोटिंग होके चुन के लोग कहाँ पे जाने वाले थे भैया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाने वाले थे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आपको स्लाइटली कंफ्यूजन लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन बेसिकली मैं यहाँ पे आपको ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला किस्सा समझाना नहीं चाहता था, इसलिए थोड़ा को कंस्टेंट कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर या फिर उसके अगले वाले लेक्चर में हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट वाला किस्सा ही खत्म कर देंगे, ताकि आपको फिर कभी दिक्कत ना जाए, ठीक है। यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है, मेरी इच्छा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बेसिकली इलेक्शन जो था भैया तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे था, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी प्रोविंशियल असेंबली में से क्या होने वाले थे भैया,
कॉन्स्टेंट असेंबली में लोग जाने वाले थे, जैसे कि पार्लियामेंट में राज्यसभा में कैसे लोग आते हैं भैया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं चुन के, ठीक है, ये तो पता है ना आपको, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी वो लोग आए थे, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोविंशियल असेंबली थी ना भैया, ये भी लिमिटेड फ्रेंचाइजी के बेस पे डिपेंड, बेसिकली क्या लिमिटेड फ्रेंचाइजी के बेस पे हुई थी, तो बेस यानी कैसे हुई थी भैया, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सेम है भैया, क्या था बेसिकली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो बोल रहे थे कि भैया राइट टू वोट सिर्फ जिनके पास प्रॉपर्टी होंगी, जिनके पास एजुकेशन होगा, ठीक है, ऐसे ही या फिर अदर क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा, ऐसे ही लोगों को मिलेगा। यानी जो प्रोविंशियल असेंबली में जो लोग आए थे चुन के, ठीक है, वो ऐसे लिमिटेड फ्रेंचाइजी के बेस पे आए थे, यानी पूरी एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी, समझ में आ रहा है, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट के जो भाई कौन थे, हेड्स थे, वो कैसे नॉमिनेट हुए थे, वो कैसे इलेक्ट हुए थे, तो भैया नॉमिनेट किए गए थे, किसने नॉमिनेट किया था भैया, जो भी प्रिंसली स्टेट्स के हेड थे उन्होंने क्या किया था भैया, नॉमिनेट किया था, ठीक है, समझ में आ रहा है भैया यहाँ पे, ठीक है। आगे चल के भैया प्रिंसली स्टेट, डोमिनियन, ये भी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा, मैं अभी बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, थोड़े करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसली स्टेट यानी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो भाई, प्रिंसली स्टेट यानी ऐसे स्टेट्स थे जहाँ के राजा सिर्फ नाम के लिए बने थे, यानी उनको सिर्फ नाम के लिए बिठाया गया था, लेकिन ये क्या करते थे, अपने इंटरनल मैटर, क्या करते थे, इंटरनल मैटर हैंडल करते थे, लेकिन एक्सटर्नल मैटर में इनको ब्रिटिश को पूछना था। इनकी सोवरियन कौन था भैया, क्राउन था। वो अपने मन से या फिर अपने हिसाब से जो भी एक्सटर्नल, ऐसे मान लो कि फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, वो हैंडल नहीं कर सकते थे, उसमें उनको कुछ लेना देना ही नहीं था, लेकिन जो भी इंटरनल मैटर थे, जो भी क्या इंटरनल मैटर थे, वो हैंडल कर सकते थे। प्रिंसली स्टेट बेसिकली उन्होंने किंग्स को बिठाया गया था ताकि जो जनता थी ना, वो क्या थी, उसको अपने राजा के प्रति एक अलग ही लगाव था, ठीक है, वो रिवोल्ट ना करे, ठीक है। ब्रिटिश अगर उन राजाओं को सडनली अगर हटा देती है तो क्या होता था कि जो जनता थी वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी रिवोल्ट करती थी, भड़क जाती थी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते थे। इसलिए क्या किया गया था कि जनता नाराज ना हो, इसलिए सिर्फ नाम के लिए वैसे किंग्स को, उनके जो प्रिंसेस थे उनको बिठा दिया था कि जनता शांत रहे, ठीक है। लेकिन जो भी यानी जो भी मेन पावर्स थी वो प्रिंस के हाथ में कॉन्सेंट्रेट ही नहीं थी, वो बेसिकली कॉन्सेंट्रेट थी ब्रिटिशर्स के हाथ में, ठीक है। इस तरह से उन्होंने हमको क्या किया था, फूल बनाया था, ठीक है। तो बेसिकली आप इतना ध्यान में रखो, आई होप कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। चलो यहाँ पे देख ही लेते हैं भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मेरे भी दिल को क्या ठंडक पड़ जाएंगी। चलो भाई, सबसे पहले देख लेते हैं कि कंपोजिशन, फिर आपको वो समझा देंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो 9 नवंबर 1946 क्या हुई थी भैया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हुई थी। उसके बाद देखो भैया, टोटल स्ट्रेंथ थी 389, उसमें से ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, ठीक है, यानी जो ब्रिटिश गवर्न कर रहे थे, ठीक है, तो उसकी उनकी स्ट्रेंथ थी भैया 296। 296 में से क्या थी भैया, जो 11 गवर्नर्स प्रोविंस थे उनको 292 सीट्स दी गई थी, और चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस उनको 4 सीट्स दी थी, ठीक है। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस यानी क्या होता है भैया, कंफ्यूज नहीं होना है, कि आज की जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है उस वक्त की चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट को क्या दिए गए थे भैया, 93 सीट्स गए थे, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो भैया, ये जो सीट्स का अलोकेशन था वो किस बेसिस पे था भैया, पॉपुलेशन के बेसिस पे था, रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन क्या है उस हिसाब से क्या हुई थी भैया, सीट्स की सीट्स अलोकेट हुए थे। तो जनरली हम कह सकते हैं कि भैया एक सीट पर 10 लाख लोगों के लिए क्या हुई थी, अलोकेट हुई थी। यहाँ तक समझ में आ गए भैया। चलो उसके बाद देखो भैया, ये जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे भैया, ठीक है, इनकी जो सीट्स थी भैया वो बेसिकली तीन जो मेन कम्युनिटी थी उसमें डिमार्केट हुई थी, जैसे कि जनरल में हुई थी, सिख में हुई थी और मुस्लिम, इन तीन कम्युनिटी में ये जो सीट्स थी 296 वो क्या हुई थी, डिमार्केट हुई थी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन ये जो डिमार्केट हुई थी वो भी अगेन पॉपुलेशन के बेसिस पे ही हुई थी, प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, या फिर प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन भी आप कह सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो लोग आने वाले थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वो कैसे आने वाले थे भैया, ठीक है, तो आने वाले थे भैया इलेक्टेड होके। कैसे आने वाले थे भैया, इलेक्टेड होके, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में से जो लोग आने वाले थे वो ऑलरेडी भैया प्रोविंशियल असेंबली में इलेक्ट किए गए थे,
ठीक है। अब प्रोविंशियल असेंबली में क्या होने वाली थी भैया, वोटिंग होने वाली थी, ठीक है। उस वोटिंग के बेसिस पे जो भी चुन के आएगा वो भैया फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आके बैठ जाएगा, ठीक है। अब जो वोटिंग थी भैया, ये जो प्रोविंशियल असेंबली में होने वाली थी, वो होने वाली थी भैया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बेसिस पे, ठीक है। समझाता हूँ ये भी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद भैया जो प्रिंसली स्टेट थे, इनके जो यहाँ से जो आने वाले थे प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो कैसे थे भैया, वो नॉमिनेट लोग, नॉमिनेट थे वो, कैसे थे, नॉमिनेट थे। और उनको किसने नॉमिनेट किया था, जो भी हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट है, उन्होंने क्या किया था, उनको नॉमिनेट किया था, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो भैया, ये क्या है, हमारा पार्लियामेंट है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। लोकसभा क्या होती है भैया, हमारी डायरेक्टली इलेक्टेड होती है, और राज्यसभा क्या होती है भैया, हमारी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी समझ के लो, ठीक है। अब इनडायरेक्टली इलेक्टेड यानी क्या होता है भैया, तो राज्यसभा में जो लोग आते हैं वो आते हैं भैया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। ये राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करता है भैया, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में से आते हैं तो कैसे आते हैं भैया, तो वो आते हैं भैया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बेसिस पे, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बेसिस पे। अब ये क्या बोला है भैया, कुछ नहीं भैया, जैसे मान लो कि एक सीट है भैया, ठीक है। अब एक जो एक सीट है, एक राज्यसभा में जाने वाली है, ठीक है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में से कौन जाएगा, ठीक है। तो एक सीट के लिए मान लो भैया एक सीट है, और दो कैंडिडेट एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, जस्ट मान लो, ठीक है। यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यानी क्या होगा भैया, जो भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज रहेंगे तो उनको एक बैलेट पेपर दिया जाएगा भैया। जैसे मान लो कि भैया ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब इस बैलेट पेपर में क्या करना पड़ेगा, हर एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को अपना प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि वो सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देते हैं। तो मानते हैं कि जैसे कि ये पी क्यू आर है, ठीक है। तीन लोग हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और इनको वोट करना है भैया ए और बी को, ठीक है। तो पी अपना सबसे पहले प्रेफरेंस देता है भाई ए को, और बाद में प्रेफरेंस देता है भाई बी को, ठीक है। लेकिन क्यू क्या करता है भैया, सबसे पहला अपना प्रेफरेंस देता है बी को, और बाद में प्रेफरेंस देता है भैया ए को, ठीक है। लेकिन आर क्या करता है भैया, सबसे पहला प्रेफरेंस देता है ए को, और बाद में प्रेफरेंस देता है बी को, ठीक है। तो ये ऐसे टैली होते जाएगा, लिखा जाएगा, ठीक है। अगर जो भी एस्टिमेटेड वोट्स है उससे अगर ए को कम वोट आते हैं तो ये सभी वोट्स किसको ट्रांसफर हो जाएंगे, किसको ट्रांसफर हो जाएंगे भैया, बी को ट्रांसफर हो जाएगा। यानी ए का पी का जो वोट है वो अपने आप किसको, बी को, फिर बी में देखे जाएंगे भैया, ठीक है। और ये फिर ऐसे ही चलते रहेगा। अगर ए को बहुत कम पड़ गया भैया, ये नहीं फुलफिल कर रहा, फिर बी को, यानी आपका वोट जो है ट्रांसफर होते जाएगा, क्या होते जाएगा, ट्रांसफर होते जाएगा। इसी को कहा जाता है भैया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्या कहा जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो भैया क्या था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ना भैया, वो क्या थी, वो पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। अब इसको पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी क्यों कहा जाता है, जैसे कि आपने देखा है भैया, ठीक है, कि भैया यहाँ पे देखो कि जो इलेक्शन हुए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, कौन आएगा कौन है, वो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बेसिस पे हुए थे, ठीक है। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स में से जो आने वाले थे उनको किसने नॉमिनेट किया था, प्रिंसली स्टेट्स के हेड ने नॉमिनेट किया था। यहाँ पे नॉमिनेटेड हो गई और यहाँ पे क्या हो गई, इलेक्टेड हो गए। इसलिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी भैया वो पार्टली नॉमिनेटेड एंड पार्टली इलेक्टेड बॉडी थी। यह बात आपको यहाँ पे समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी क्यों कहा जाता है। क्योंकि भैया कि जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि वो कैसे, कि जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में से जो भी मेंबर्स आ रहे थे वो भैया प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में से इलेक्टेड होके आ रहे थे। किस बेसिस पे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बेसिस पे, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बेसिस पे। और प्रिंसली स्टेट में से जो लोग कहाँ पे आने वाले थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आने वाले थे, उनको कौन नॉमिनेट कर रहा था भैया, उनको प्रिंसली स्टेट्स के हेड नॉमिनेट कर रहे थे। इसीलिए
जो है भैया हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसे पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड कहा जाता है, ठीक है। और ये जो प्रोविंशियल असेंबली थी भैया, ये भी खुद लिमिटेड फ्रेंचाइजी के बेस पे, यानी बेसिकली जो प्रोविंशियल असेंबली के लिए इलेक्शन हुए थे वो लिमिटेड फ्रेंचाइजी के बेस पे हुए थे। लिमिटेड फ्रेंचाइजी यानी क्या होता है भैया, जैसे मान लो कुछ क्राइटेरिया रख दिया कि जिनके पास भैया प्रॉपर्टी है, जो बहुत एजुकेटेड है, ठीक है, जो मैरिड है, वही क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, बाकी लोग वोट नहीं कर सकते, इसे कहा जाता है लिमिटेड फ्रेंचाइजी। और एडल्ट फ्रेंचाइजी तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। उसके बाद देखो भैया, इलेक्शन होते हैं 296 सीट्स के लिए। कितनी सीट्स के लिए होते हैं? 296 सीट्स के लिए, ठीक है। और 93 सीट्स के लिए नहीं हुए थे प्रिंसली स्टेट्स के, क्योंकि भाई इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ठीक है, ये दूर रहना चाहते थे, ठीक है। तो इलेक्शन जो होते थे भैया वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो इलेक्शंस हुए भैया उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो हुए 296 सीट्स के लिए। अब 296 सीट्स में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को कितने मिले देखते हैं, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले थे भैया 208 सीट्स। कितने मिले थे? 208, ठीक है। मुस्लिम लीग को मिले थे भैया 73 सीट्स। कितने मिले थे? 73 सीट्स। अदर्स को मिले थे भैया 15 सीट्स, ठीक है। ये ध्यान में रखना, डिमार्केशन में भी कभी कभी वन लाइनर में आ जाएगा, या फिर ऐसे वो बीच में से डाल देंगे भैया कि 296 के लिए जो इलेक्शन हुआ था उनमें से इतने सीट्स इनको मिले थे। तो आपको ध्यान में रखना है कि भैया जो 296 के लिए इलेक्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और जो भी अदर्स थे उनको 15 सीट्स मिले थे। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और जो 93 सीट्स थे भैया जो प्रिंसली स्टेट्स के लिए अलोकेट हुआ था, वो क्या कर रहे थे भैया, वो दूर रहते हैं, उन्होंने डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं भैया कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे बनी हुई थी, ऐसे हम कह सकते थे। या फिर जो भी मेंबर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जा रहे थे, वेरियस सेक्शन जा रहे थे हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे उनको चुना गया था, ऐसे हम कह सकते हैं? नहीं भैया, ठीक है। हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है भैया, नहीं थी, ठीक है। मैं जैसे कि अब क्यों नहीं थी ये आपको यहाँ पे समझ के लेना है। अब क्यों नहीं थी देखो भैया, सबसे पहले भैया जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस है यहाँ पे, जो यानी को यहाँ से जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लोग आने वाले थे वो कहाँ से आने वाले थे भैया, जो प्रोविंशियल असेंबली के लिए इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, या फिर जो प्रोविंशियल असेंबली में लोग बैठे हुए थे उसमें से आ रहे थे। और इसमें से भी जो लोग आ रहे थे भैया वो भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे आ रहे थे, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बेसिस पे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे जो हिडन रीजन है वो यहाँ पे है कि भैया जो प्रोविंशियल असेंबली थी ये ही खुद लिमिटेड फ्रेंचाइजी के बेस पे बनी हुई थी। यानी जो प्रोविंशियल असेंबली के लिए इलेक्शंस हुए होंगे, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। जब हम प्रोविंशियल असेंबली, बेसिकली जो प्रोविंशियल असेंबली के लिए इलेक्शंस हुए थे उनमें राइट टू वोट का जो राइट था वो बेसिकली कुछ ही लोगों को, चुनिंदा लोगों को मिला था। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने किया था ना भैया 1935 में, ठीक है, इसी के बेसिस पे हुए थे प्रोविंशियल असेंबली इलेक्ट, ठीक है। तो इन्होंने जो राइट टू वोट का जो राइट था वो किसको ग्रांट किया था भैया, जो एजुकेटेड है, जिनके पास वेल्थ है भैया, एंड कुछ अदर क्राइटेरियाज भी रखे थे, ठीक है। तो ये खुद यहाँ पे खुद क्या है भैया, यहाँ पे खुद क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे खुद डिफॉल्ट है एक, ठीक है। यहाँ पे एक क्रैक है, फ्रैक्चर, एक क्रैक आपको समझ के लिए नहीं है, ऐसे पोलिटिको डिकोड किया जाता है, एक क्रैक आपको समझ के लिए नहीं है, ठीक है। ये भाई हिडन, ये इसी कहा जाता है रीड बिटवीन द लाइंस, ठीक है। इसलिए हम कह ही नहीं सकते, यहाँ पे एक हो गया भैया, इसलिए हम कह ही नहीं सकते कि भैया कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे इलेक्ट हुई थी, क्योंकि हमारे जो इंडियंस थे उन्होंने डायरेक्टली वोट ही नहीं किया था। यहाँ पे तो लिमिटेड फ्रेंचाइजी के बेस पे प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे तो पूरा एडल्ट फ्रेंचाइजी का किस्सा ही नहीं है भैया, फिर प्रोविंशियल असेंबली में से जो भी जाता है वो पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, या फिर एडल्ट फ्रेंचाइजी ही नहीं है, ऐसे में डायरेक्टली कह सकते हैं। और प्रिंसली स्टेट का तो आपको पता ही है भैया, प्रिंसली स्टेट्स के जो 93 सीट्स अलोकेट हुई थी, उनके जो बंदे जाने वाले थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उनको तो प्रिंसली स्टेट के हेड ने क्या किया था, इलेक्ट किया गया था। तो एडल्ट फ्रेंचाइजी फिर से यहाँ पे गायब हो गई भैया,
ये आपको यहाँ पे समझ के लेना है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, दिस इज 101% ट्रू स्टेटमेंट। ऑन एडर फ्रेंचाइजी के बेस पे भी इलेक्ट नहीं होती, ये भी 100% सही स्टेटमेंट है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे रीड बिटवीन द लाइन्स जो भी मैंने समझाया है वो आपको थोड़ा ध्यान देके याद रखना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या था भैया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि भैया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हमारे सोसाइटी का हर एक सेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव या फिर हर एक सेक्शन मौजूद था। लेकिन कौन मिसिंग था भैया? भैया मिसिंग थे हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी। ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा लक्ष्मीकांत में, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना भी था, अब्सेंट था वो। ठीक है। वो बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना भी अब्सेंट था, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है। गांधी आएगा लेकिन जिन्ना आप में भी कंफ्यूज हो जाओगे, तो मोहम्मद अली जिन्ना भी क्या था भैया? अब्सेंट था। और महात्मा गांधी जी भी क्या थे भैया? अब्सेंट थे। ठीक है। तो ये थी भैया हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कंपोजिशन। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है। थोड़ा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन समझाने में मैं थोड़ा इधर उधर हो गया था शायद, मे बी। वो कंसेप्ट क्लियर थे लेकिन मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहता था, क्योंकि वो थोड़ा और लेक्चर्स कम करने का मेरा इरादा था। एनीवे, क्या है होप कि यहाँ तक मैंने जस्टिस किया होगा और आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अब ये जो सेक्शंस हमने पढ़ा है, यहाँ पे आपको कोई भी अगर दिक्कत आती है कि नहीं सर ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, तो भैया कमेंट सेक्शन खुला है। बहुत ही आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जेन्यून प्रॉब्लम्स है, वो आप क्या कर सकते हो भाई, वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। या फिर आपको लिटरली कोई जेन्यून प्रॉब्लम है तो भाई कॉन्टैक्ट की दिए हुए है, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है। कि सर मुझे यहाँ यहाँ पे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स है, तो मैं जो जेन्यून क्वेरीज रहेंगी भाई उनका जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है। जो भी टाइम लेव अभी हमने पढ़ी हो भाई थोड़े अच्छे से आप पढ़ लेना और बुक खोल के रखना है। ठीक है। तो अगले 2 चैप्टर लेक्चर में हम क्या कर लेंगे, चैप्टर को कवर कर लेंगे और आने वाले समय में या फिर लेक्चर्स की लेंथ बढ़ा के बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। ठीक है। चलो फिर पढ़ो भैया। ठीक है। जल्दी मिलते हैं। ठीक है। तब तक के लिए सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।